हेलो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर की लास्ट वीडियो कर रहे हैं। दैट इज़ द प्राइस मिक्स। वैसे तो इसके आगे और भी है, दैट इज़ द प्रमोशन मिक्स एंड द प्लेस मिक्स, लेकिन वो हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है। प्राइस मिक्स क्या होता है? इट रेफर्स टू दोज डिसीजंस, ऑल दोज डिसीजंस which are concerned with the price fixation of any product and service और सर्विस। प्राइस मिक्स क्या होता है कि जो हम कोई प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर ने बनाई या वो ट्रेड कर रहा है, तो वो ये देखता है, उसको इस रिगार्डिंग डिसीज़न लेना होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखेगा। तो प्राइस मिक्स में ऐसे तो नहीं रख सकता प्राइस की किसका क्या भी प्राइस रख ले। कुछ सोच के रखता है ना, प्राइस कैसे रखता है। तो वो कैसे रखता है, इसके लिए उसको सिर्फ प्राइस का ही डिसीजन नहीं लेना होता कि वो क्या प्राइस रखेगा। इसके अलावा और क्या रखना होता है अंडर द प्राइस मिक्स। बिसाइड फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, डिसीजंस रिगार्डिंग द क्रेडिट सेल, कि ऐसा उसको ये भी देखना होता है कि उसका प्राइस क्या रखेगा। ये तो देखेगा ही देखेगा, इसके अलावा उसको ये देखना होता है कि वो अपनी गुड्स को क्रेडिट सेल पे बेचेगा या कैश सेल पे बेचेगा, डिस्काउंट देगा या नहीं देगा, देगा तो कितना देगा डिस्काउंट। और इसके अलावा और भी उसने देखना होता है कि क्या वो आफ्टर सेल सर्विसेज रखेगा या नहीं रखेगा। तो ये सब इसमें क्या आ जाता है प्राइस मिक्स में। तो आफ्टर सेल सर्विस नहीं, सिर्फ प्राइस के रिलेटेड क्या क्या प्राइस में क्या क्या आता है। प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना, डिटरमाइन द ट्रेड एंड द कैश डिस्काउंट, क्रेडिट पॉलिसी एंड द पीरियड ऑफ द क्रेडिट एंड द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड इन द केस ऑफ द। अच्छा, एक और भी देखते हैं कि वो कितने समय तक का क्रेडिट देंगे, 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का, 1 साल का, कितना। और इसके अलावा उनको ये भी देखना होता है कि अगर कोई कस्टमर उन्होंने क्रेडिट पे कोई चीज़ दी और उसने पेमेंट नहीं की, तो उनका क्या प्रोसीजर रहेगा उससे पैसे लेने का। ये सब डिसीजन करने होते हैं। ये सब किस में आते हैं, प्राइस मिक्स में। तो अब समझ में आ गया। मिक्स की जब भी बात करते हैं ना, तो उसमें कई सारे डिसीजंस हैं। जैसे मार्केटिंग मिक्स की हमने बात की तो उसमें 4 डिसीजन थे। 4 डिसीजन कौन कौन से थे ज़रा याद बताओ, ज़रा मैं देखूं पिछला कितना याद है आपको। जब हमने मार्केटिंग मिक्स की बात करी तो उसमें 4 डिसीजन कौन कौन से थे। डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट 4 थे ना, 4 पी थे। कौन कौन से थे, डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड द, बोलो मैं देखूं कितना याद है। नहीं है याद, नहीं बताओगे। देखो, जब हम मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो उसमें 4 डिसीजन आते हैं। डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, डिसीजन रिगार्डिंग द प्राइस, डिसीजन रिगार्डिंग द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिसीजन रिगार्डिंग द प्रमोशन। ये मार्केटिंग मिक्स है। फिर जब हमने प्रोडक्ट मिक्स की बात करी तो उसमें 3 डिसीजन लेने होते हैं। हमने अभी लास्ट की 2 वीडियोस में करे हैं, जिसमें हमने दिखा था कि जब प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं तो डिसीजन रिगार्डिंग द ब्रांड, डिसीजन रिगार्डिंग द पैकेजिंग लेबलिंग, देन द थर्ड वन द डिसीजन रिगार्डिंग द पैकेजिंग, जो हमने अभी किया पैकेजिंग का। अब जब हम प्राइस की बात करते हैं, प्राइस मिक्स, तो प्राइस मिक्स में भी सिर्फ प्राइस का डिसीजन नहीं होता। क्या क्या मैंने बताया, डिसीजन रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, डिसीजन रिगार्डिंग द ट्रेड एंड द कैश डिस्काउंट, डिसीजन रिगार्डिंग द क्रेडिट पॉलिसी, डिसीजन रिगार्डिंग द if someone has not given the in the case of non-receipt of the payment even after the expiry of the credit period, then what procedure will be the followed by the company. These all things are come in the price mix. समझ में आया। तो इसमें 4 तरह के डिसीजन हैं। अच्छा, एक और भी बात है, प्राइस की जब हम बात करते हैं ना, तो प्राइस मॉनेटरी टर्म में होता है। हम हमेशा उसको मॉनेटरी टर्म में कहते हैं, इसका ये प्राइस है। लेकिन ना कुछ प्राइस को ना अलग अलग नामों से जाना जाता है। यू शुड नो द नेम ऑफ दोज थिंग्स। जैसे कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे बस का आप कोई टिकट खरीदते हो तो उस प्राइस को हम कहते हैं फेयर। ऐसे ही जब आप ट्यूशन वाले को, अपने ट्यूशन टीचर को जब आप पैसे देते हो, आप ये नहीं कहते हो मैंने फेयर दिया। क्या कहते हो आप कहते हो फ़ी दी।
स्कूल में जब पैसे देते हो तो स्कूल की क्या देते हो, फ़ी देते हो। डॉक्टर की जब आप पैसे देते हो, डॉक्टर की क्या देते हो, फ़ी देते हो, वकील की फ़ी। ऐसे ही आप किसी घर को किराए पे जब हम लेते हैं, किसी दुकान को, घर को, तो हम उसके क्या पैसे देते हैं, लेकिन उस प्राइस को हम क्या कहते हैं, रेंट, उसको हम फ़ी नहीं कहते, है ना। ऐसे ही जब हम कोई ऑफिसर, हमने अपनी कंपनी है और हमने उसमें कोई मैनेजर रखा है, उसको जब हम सैलरी देते हैं, जब हम उसको पैसे देते हैं, उसकी तनख्वाह देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सैलरी। ऐसे ही लेबर को जब हम पैसे देते हैं तो हम उसको सैलरी नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं, वेज, है ना। तो इस तरह से सॉरी, अलग अलग चीज़ों के अलग प्राइस के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। आप कहोगे मैडम इसमें क्या मुश्किल बात है, हमें तो पता है। क्या पता है, जनरल तो हमें पता ही है कि प्राइस कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले तो हम किसी भी चीज़ को, हम उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है उससे हम कभी भी कम पे नहीं बेचते। जैसे कि कोई चीज़ बनाई, मान लो कि ये चॉकलेट है, इसका प्राइस है आई थिंक 250, आई थिंक ऐसे कुछ इसका प्राइस है, आई डोंट नो क्या प्राइस है इसका, लिखा तो हुआ था इसके ऊपर, बताती हूँ, ढूंढना पड़ेगा, ये रही, यस, इसका प्राइस है 175, इसका प्राइस है 175। अब इसको बनाने की कॉस्ट, इतने में बेच रहा है ये इसको, इसको बनाने की कॉस्ट उसको अगर 200 रुपये आई हो तो 175 में तो नहीं बेचेगा ना। इसकी कॉस्ट जो है उसको हो सकता है 100 रुपये आई है, उसको 125 रुपये आई है, देखना उसको पता मैन्युफैक्चर को कितनी कॉस्ट आई है। कॉस्ट, बनाने की कॉस्ट मान लो आई है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ से कम में नहीं बेचेगा ये। तो कॉस्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट को बनाने की क्या कॉस्ट आई है ये देखना पड़ेगा। कॉस्ट जो होती है दो तरह की, देखो जो कॉस्ट होती है जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता है सारा, आपने पढ़ा डिफरेंट टाइप की कॉस्ट। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट होती है चाहे प्रोडक्ट बने या ना बने उसकी कॉस्ट तो आएगी। जैसे अब कोविड के दिनों में फैक्ट्रीज बंद थी, लेकिन फैक्ट्री का किराया देना पड़ेगा, मशीनें जो खरीदी उनके में जो लग गई उसका डेप्रिसिएशन लगता ही लगता है ना। जो हमने सैलरी पे जो लोग रखे हैं उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे वो क्या करें। तो इस तरह से कुछ तो होती है फिक्स्ड कॉस्ट, देन कुछ होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माने जो प्रोडक्शन होएगी, जितनी प्रोडक्शन कम है तो कम कॉस्ट आएगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी, और प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ज़ीरो कॉस्ट आएगी। जैसे कि मटेरियल की कॉस्ट, जैसे लेबर की कॉस्ट, दीज आर ऑल वेरिएबल कॉस्ट। तो चाहे वो जब कोई प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाता है तो वो दोनों कॉस्ट को शामिल कर देते हैं। हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी उसमें जुड़ी होनी चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट भी, दोनों कॉस्ट को उसका प्राइस कवर करे। समझ में आया। देन आता है ये जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, प्राइस ऐसा हो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट को तो कवर करे ही, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम प्राइस इतना रखना ही होगा। मान लो हम ये कहते हैं चॉकलेट बनाने का प्राइस 100 रुपये आता है, तो कम से कम वो 100 रुपये तो रखेगा ही, इससे कम नहीं रख सकता। 100 रुपये बनाने में आते हैं, सब उसने लेबर दी, इसमें मटेरियल लगाया, उसको बनाया, पैकिंग की, ये सब पैसे उसको कम से कम 100 रुपये तो लगते हैं। क्या 100 से कम में बेचेगा? नो। सो द प्रोडक्ट कॉस्ट डिसाइड द मिनिमम प्राइस ऑफ द गुड, है ना। तो सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट, ये मिनिमम प्राइस किससे पता चलता है? प्रोडक्ट कॉस्ट से। देन आता है यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी एंड डिमांड का मतलब क्या है कि अगर कोई एज द लोअर लिमिट, सॉरी, यूटिलिटी, द अपर लिमिट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट एंड द इंटेंसिटी ऑफ द डिमांड। अब ये चॉकलेट है, इसका प्राइस कोई 1000 रुपये रख दे तो कोई ख़रीदेगा नहीं, पागल है क्या, खाना नहीं खाना क्या, सोचेंगे ना लोग। यूटिलिटी का मतलब है भाई क्या यूटिलिटी है। अब आप देखते हो कि कोई ऐसी दवाई है, आपको पता है कोविड के दिनों में कोई ऐसी दवाइयाँ थी, रेमडेसिवियर है ना, दवाई थी ना एक, वो दवाई जो थी 5-6 हज़ार की होती थी,
बाद में वो जब दवाई ऐसे हो गई कि इसके बिना तो जो पेशेंट है वो मर ही जाएगा, तो वो रेमडेसिविर की लोग ब्लैक मार्केटिंग करने लग गए। वो दवाई जो है 50,000 60,000। मैंने तो ना उन दिनों में एक ऐसी भी दवाई, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो दवाई जो है 1,00,000 रुपया, ऐसी भी दवाई मिलती थी। वाई इतनी दवाई का प्राइस कैसे बढ़ गया? बिकॉज ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट की क्या यूटिलिटी है। अगर उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी ऐसी है कि भाई उसके बिना तो जीना मरने का प्रश्न हो जा रहा है, तब तो आप उसका कितना भी प्राइस रख पाते हो, जैसे कि लोगों ने उन दिनों में रखा। लेकिन कोई ऐसी चीज़ अब ये है, इसकी क्या यूटिलिटी है? ज़रूरी है क्या इसको रखाना? नो, नो यूटिलिटी। ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा है ले लो, नहीं है तो छोड़ो, हटाओ भाई। कोई इसको 1,000 रुपये का देने लग जाए, नहीं खाना। लेकिन गेहूँ है, आटा है ना, जिसके बिना चलता नहीं है, चावल है, जो बेसिक नीड्स हैं, इसका प्राइस ज़्यादा भी होता है ना। तो अब जैसे पेट्रोल है, आप देख रहे हो पेट्रोल का प्राइस आजकल 105, 103, 105, 100 रुपये से भी ज़्यादा। ज़िंदगी में कभी नहीं इतना प्राइस हुआ जो अब हो रहा है पेट्रोल का प्राइस। लेकिन क्या हम ऐसा करते? कार भाई उसी से चलेगी, स्कूटर उसी से चलेगा। यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है। तो अगर किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसके बिना चलता नहीं है, कैसे चलेगी गाड़ियाँ भाई? पेट्रोल का प्राइस 100 है तो 100 से ज़्यादा है, फिर भी लोग डलवा रहे हैं। मैं खुद डलवाती हूँ अपनी गाड़ी में पेट्रोल, क्या करूँ? 105 है तो 105 का भी डलवा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी डिसाइड द हायर लिमिट ऑफ द प्राइस। देन और क्या डिसाइड करता है? और इंटेंसिटी ऑफ द डिमांड। एक तो यूटिलिटी ऑफ डिमांड, एक इंटेंसिटी ऑफ डिमांड भी उसकी हाई लिमिट की। कोई, मैंने अभी जैसे आपको रेमडेसिविर मेडिसिन के बारे में बताया कि उसकी डिमांड की इतनी इंटेंसिटी थी कि भैया इसके बिना चलेगा ही नहीं। तो तब भी क्या होता है, लोग जो होते हैं उसकी हाई लिमिट, कितना भी उसका प्राइस रख लेते हैं। तो देखना क्या है, उसकी इंटेंसिटी और उसकी यूटिलिटी, ये दो फैक्टर जो है ये डिसाइड करते हैं कि उसकी प्राइस की क्या हाई लिमिट रहेगी। अब आपको मैंने बताया लोअर लिमिट किससे डिसाइड होती है? लोअर लिमिट किससे डिसाइड होती है? प्रोडक्ट की। मैं ना पेन चाह रही हूँ एक्चुअली में, कि दिख रहा है आपको इधर पेंसिल से अगर मैं लिखूँ प्रोडक्ट की? नहीं दिख रहा ज़्यादा अच्छा ना, पेन चाहिए, रुको लिखना पड़ेगा फिर मुझे। प्रोडक्ट की हायर लिमिट डिसाइड होती है यूटिलिटी और इंटेंसिटी ऑफ डिमांड से। प्रोडक्ट की लोअर लिमिट डिसाइड होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से, कि प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है। इतना समझ में आ गया? देन एक सेकंड, सॉरी। देन हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होते हैं ना, ये भी प्रोडक्ट का क्या डिसाइड करती है? प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है? देखो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना दो तरह की होती है। अरे यार पेन भी अभी था भी मेरे पास पेन, ये रहा। इलास्टिसिटी दोबारा लिखूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? इलास्टिसिटी उल्टा दिखता है इसमें। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना दो तरह की होती है। कैसी होती है? दो तरह की। कौन कौन सी? एक होती है इलास्टिक डिमांड, देखो दो तरह की होती है। एक होती है इलास्टिक, एक होती है इनइलास्टिक। देखो, एक होती है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब होता है? एक होती है इन इलास्टिक डिमांड। देखो इलास्टिक डिमांड का, इलास्टिक पता है ना आपको? इलास्टिक पता है आपको, जो हम इलास्टिक यूज़ करते हैं। इलास्टिक डिमांड का होता है जो कम ज़्यादा हो जाए। कैसे कम ज़्यादा हो जाए? कि अगर प्राइस बढ़ गया तो कम हो जाए, प्राइस कम हो गया तो बढ़ जाए डिमांड। जैसे कि आपको आज टमाटर सस्ते मिलने लग जाएं, टमाटर मिल रहा है 10 रुपये किलो, तो आप लोग चलो 2 किलो ले लो, 3 किलो ले लो, चलो जी इसकी चटनी बनाएंगे, सॉस बना लेंगे, सूप बना के पियेंगे।
ऐसे सोच के ज़्यादा ले आते हैं। लेकिन यही टमाटर हो जाए 100 रुपये किलो, तो जो टमाटर अगर सब्ज़ी में 3 डलते होंगे ना तो 2 डालेंगे, 1 डालेंगे, बिना टमाटर की बनाएंगे सब्ज़ी। ये क्या है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है कि जिसमें व्हेन द स्मॉल चेंज, इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है? व्हेन द स्मॉल चेंज इन द प्राइस चेंजेस द डिमांड। क्या है? स्मॉल चेंज प्राइस। अगर देखो ये हमारा ग्राफ है। अगर इसकी प्राइस जो है अगर ज़्यादा है तो डिमांड जो है कम हो जाएगी। देखो ऐसे बनाते, रुको, ये डिमांड है, ये प्राइस है। प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। देखो प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड कम होती जाएगी। ऐसे हो जाता है, ये कर्व ऐसे बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा ना, डिमांड जो है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इस तरह से क्या है, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, इलास्टिसिटी है प्राइस में। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, उसे पता होता है कि मेरी जो गुड्स है, मैंने जैसे ये बताया, अगर ये चॉकलेट अगर ये 50 रुपये की बिकने लग जाए, सब खरीदने लग जाएंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरर को देखना पड़ेगा कि उसकी कॉस्ट जो है, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल रही है या नहीं निकल रही। यही प्रोडक्ट अगर 1000 रुपये का बिकने लग जाए तो बहुत कम लोग इसको ख़रीदेंगे कि पागल है क्या, इसको हम ख़रीदेंगे। तो इस तरह से देखना कि गुड्स की जो प्राइस है, क्या मैन्युफैक्चरर को ही देखना पड़ेगा कि क्या मेरी गुड ऐसी है, क्या मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि इसकी डिमांड में इलास्टिसिटी है। अगर उसको पता है कि मेरी प्रोडक्ट का मैंने प्राइस थोड़ा सा भी कम किया तो डिमांड जो है बढ़ जाएगी, और अगर मैंने प्राइस बढ़ाया, अगर उसको ये पता है मैंने थोड़ा भी प्राइस बढ़ाया तो मेरी प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी, तो वो प्राइस नहीं बढ़ाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका कि प्राइस कितना भी बढ़ा लो, जैसे मैं पेट्रोल की बात कर रही हूँ, इसकी डिमांड क्या कहोगे, इलास्टिक कि इनइलास्टिक? इसकी डिमांड इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब क्या है? सीधी। आप इसका प्राइस कितना भी बढ़ा दो, देखो इसका डिमांड का ऐसा आएगा, ऐसा कैसा आएगा? सीधा यूँ आता जाएगा। आप कितना भी बढ़ा दो, यहाँ पे प्राइस है नीचे, आप इसका प्राइस रखो 50, 100, ऐसा भी नहीं है कि कम रख दोगे तो लोग ज़्यादा भरवाने लग जाएंगे पेट्रोल, उनको जितना ज़रूरत है उतनी लेंगे। तो दिस इज़ इनइलास्टिक डिमांड। तो ज़्यादातर जो बहुत वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, जो जैसे मैंने पेट्रोल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, इसकी डिमांड कैसी है? इनइलास्टिक डिमांड है। तो इस तरह से आप देखते हो कि जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको अपनी गुड्स का प्राइस डिसाइड करने से पहले इन सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है कि मैं जो प्राइस रख रहा हूँ, मेरी प्रोडक्ट कैसी है, क्या इसकी डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। अगर उसकी डिमांड इलास्टिक वाली होगी तो वो अपने गुड्स का ऐसा प्राइस कभी भी नहीं रखेगा, इतना हाई नहीं रखेगा कि उसकी डिमांड बढ़े, उसकी चीज़ बिके ही ना। वो हमेशा अपनी गुड का ऐसा प्राइस रखेगा कि उसकी गुड्स जो है वो बिके। दूसरी तरफ अगर उसकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक का मतलब है कि वो प्राइस कितना भी बढ़ा दे उसकी डिमांड तो रहेगी ही रहेगी। जैसे कि पेट्रोल में क्यों बढ़ाते जा रहे हैं, ये आप देख रहे हो, सरकार की तरफ से पेट्रोल का प्राइस बढ़े जा रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी ख़रीद रहे हैं। एलपीजी गैस है, लोग खाना तो बनाएंगे ना। आज अगर गैस का सिलेंडर अगर आज 2000 रुपये का भी बिकेगा ना तो भी लोग ख़रीदेंगे। क्यों? खाना तो बनाना है, किस पे पकेगा? कोई चूल्हा तो नहीं जलाने बैठ जाएंगे। कहीं कहीं गाँव में लोग कर सकते हैं ऐसा, लेकिन शहरों में नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से आप देखते हो कि प्रोड्यूसर देखता है कि हमारी प्रोडक्ट कैसी है, उसकी डिमांड कैसी है, इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। इलास्टिक डिमांड है तो अपनी गुड्स का प्राइस कभी भी हाई नहीं रख सकता, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की डिमांड अगर इनइलास्टिक है तो अपनी गुड्स का कितना भी प्राइस बढ़ा सकता है। देन थर्ड पॉइंट है, दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट, कि मार्केट में उसके कितने कॉम्पिटिटर हैं। अगर उसकी प्रोडक्ट के मार्केट में
अब जैसे कि ये है पैराशूट तेल, ये तेल का प्राइस रखता है यहाँ पे कुछ खाने का प्राइस, मान लो कि मेरे को नहीं पता इसका प्राइस, अभी मेरे से देख नहीं रहा इसमें प्राइस क्या है, मान लो कि 200 रुपये का आता है। अब दूसरी एक और कंपनी है, वो भी तेल बनाती है, और वो जो है इसका प्राइस अगर ये 200 का बेच रहा है, वो कितना भी चाहे क्या इसका प्राइस 500 रख सकती है या 400 या 300 भी नहीं रख सकती, क्योंकि उसके कंपटीशन में एक और बंदा बैठा है जो वैसे तेल बना के बेच रहा है। तो कंपटीशन में अगर कोई उसी प्रोडक्ट के बहुत सारे कंपटीटर हैं, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखो ना, आपकी जैसे सब्ज़ी लेने जाओ तो बहुत सारे सब्ज़ी वाले समझ लो टमाटर ही टमाटर बेच रहे हैं। एक बंदा 50 रुपये किलो बेच रहा है, एक जना 40 रुपये किलो बेच रहा है, एक जना क्या उसके साथ वाला 100 रुपये किलो बेच सकता है, इवन 60 भी नहीं बेच सकता। अगर 60 बेच रहा होगा तो तुम उसको कहोगे भैया, तुम उससे लोगे ही नहीं। तुम्हारा अपने पास भी तो बुद्धि है ना, तुम सोचोगे वैसे ही टमाटर वो दे रहा है, वो तो 40 के दे रहा है और वो 50 के दे रहा है और ये 60 के दे रहा है, तो तुम 40 वाले के पास जाओगे। फिर अगर तुम्हें लगेगा 40 वाले के टमाटर थोड़े ख़राब है तो चलो 50 वाले से ले लो। इस तरह से आप देखते हो कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको ये देखना पड़ेगा क्या उसकी प्रोडक्ट के और कॉम्पिटिटर हैं। अगर उसकी प्रोडक्ट के और बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं तो वो कभी भी अपनी प्रोडक्ट का ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकता। समझ लो कि पेंसिल बनाने के बहुत सारे लोग पेंसिल बना रहे हैं, नटराज बना रहा है, कोई और बना रहा है, तो पेंसिल का रेट वही 3, 4, 5 रुपये रखता है। पेन है, आजकल देखते हो कितनी तरह के पेन आते हैं बाज़ार में, और इतने अच्छे अच्छे पेन भी 2 रुपये का, 5 रुपये का, मैक्सिमम 10 रुपये, 10 से ज़्यादा का पेन ज़्यादातर बच्चे जो है, बच्चे क्या हम भी नहीं यूज़ करते, ठीक है सो के अच्छा चलता है पेन। उस दिन तो मैंने एक बच्चे से लिया 5 रुपये का पेन, बढ़िया चल रहा था बहुत, मैंने कहा भैया ला दे बेटे, उसने मुझे दिए पेन 2 ला के, 5-5 रुपये का पेन, बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस तरह से आप देखते हो कि कॉम्पिटिटर देखेंगे कि अब ये जो पेन वाले हैं इसका रेट 20 रुपये का क्यों नहीं लगाते, उन्हें पता है 20 का रखेंगे हम पेन तो कोई ख़रीदेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा ही पेन और इस तरह का ही जो लिख रहा है पेन और लोग 5 रुपये 10 रुपये में बेच रहे हैं, 10 से कम, 10 से ज़्यादा का हम जैसा ही रेट लगाएंगे तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरह से कॉम्पिटिटर देखना पड़ेगा। द प्रोडक्ट कॉस्ट सेट द लो, ये अगर कॉम्पिटिटर ज़्यादा हैं, इन द केस ऑफ द लेसर डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी नियर टू द अपर लिमिट। अगर कॉम्पिटिटर कम हैं, जैसे मैंने रेमडेसिविर मेडिसिन की बात करी थी, वैसी मेडिसिन कोई और भी बनाती होती कंपनी, तो क्या रेमडेसिविर कंपनी के लोग इतने पैसे ले पाते उसकी कंपनी? कभी भी ना ले पाती, क्योंकि वो एक ही कंपनी थी, उसकी वहाँ पे मार्केट में उसका मार्केट में मोनोपोली थी और उसने इतना प्राइस बढ़ाया अपना। तो इस तरह से इफ़ देर आर द कंपटीशन देन द प्राइस विल बी लो, इफ़ द नो कंपटीशन देन प्राइस विल बी द हाई। कंपनी रख पाएगी हाई प्राइस, है ना। हमें ये देखना है ना कि प्राइस रखते समय उसको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उसको ये पता है मेरी प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो वो क्या करेगी, हाई प्राइस रखती है। अब जैसे ना मैं ये डव साबुन यूज़ करती हूँ, है ना, तो डव साबुन के जैसी ही पियर साबुन है और भी 1-2 ऐसे साबुन हैं जो कि डव साबुन जैसे ही। अब ये डव साबुन जो है ये 50-60 रुपीज़ का एक आता है, ये पैक है 235 का, 235 का है, हो सकता है इसको 225 और 230 उसमें दिया हो। इसमें कितने साबुन हैं, 1 2 3 नहीं 6 हैं, 6 इसके अंदर पैकेट हैं। अब एक कितने का पड़ा, अगर ये 200 समझ लो, ये 225 रुपये का हो, 6×18 6×7 लगभग 40 रुपये का एक पड़ा मुझे ये। अब ये 40 रुपये का इकट्ठा खरीदने पे पड़ रहा है। अगर यही साबुन ये 100 रुपये का देने लग जाए तो मैं ख़रीदूँगी? नहीं ख़रीदूँगी। मेरे को या कोई और पियर्स यूज़ करती हूँ और मेरे को ये साबुन जो है सस्ता मिल रहा है तो मैं इसको नहीं इसी को लूँगी। तो इस तरह से आप समझते हो
कि अगर कोई कंपनी जो होती है वो प्रोडक्ट का जब प्राइस डिसाइड करती है तो वो ये देखती है कि उसके कंपटीशन में कोई और तो नहीं है, ये इतना सस्ता कैसे दे पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है जैसे इन्होंने महंगा किया, जैसे अगर ये 100 रुपये का कर दें, 60 का कर दें, 70 का कर दें, तो और भी साबुन है भाई ऐसा ही, पियर्स है वो ले लो, वो भी ग्लिसरीन सोप होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट को का प्राइस जो है उसके कॉम्पिटिटर, हमारी प्रोडक्ट है उसके कॉम्पिटिटर हैं या नहीं है। कॉम्पिटिटर हैं तो लेस प्राइस, कॉम्पिटिटर नहीं है तो हाई प्राइस। समझ आ रहा है। देन आता है गवर्नमेंट एंड द लीगल रेगुलेशन, कि गवर्नमेंट का अगर कंपनी ने कोई ऐसे लॉ बना रखे हैं, if the price of the commodity and services is to be fixed as per the regulation of the government, it should be also borne in mind कि गवर्नमेंट जो है कभी कभी किसी प्रोडक्ट के एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल गुड्स के, इवन मेडिसिन के भी कई बार प्राइस डिसाइड करती है, तो उसका प्रोड्यूसर जो है उसको उन लॉज को, उन रूल्स को ध्यान में रख के उसको अपनी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट एंड द लीगल रेगुलेशन। देन द लास्ट आता है कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है प्राइस का, क्या ऑब्जेक्टिव है। देखो ज़्यादातर जब भी प्राइस रखा जाता है तो लोएस्ट कॉस्ट रहती है, प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी कवर हो जाए। हाईएस्ट कॉस्ट इस बात पर डिसाइड होती है कि उसका हमारी यूटिलिटी क्या और डिमांड क्या है, ठीक है। और इसके बाद अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है हायर प्रॉफिट अर्न करना है, देखो अगर थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करना है तब तो वो कॉस्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ेगी और उसका प्राइस डिसाइड कर लेगी। लेकिन अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है हायर प्रॉफिट अर्न करना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ज़्यादा प्रॉफिट का जो शेयर वो जोड़ना चाहती है वो जोड़ के उसका प्राइस डिसाइड करती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, हायर प्रॉफिट अर्न करना या ठीक ठीक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अर्न करना या थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करना। देन आता है ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप। ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर, मैंने मार्केट आपको बताया था। मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग एंड द पोटेंशियल बायर्स, जो हमारे बायर अभी हमारी चीज़ ले रहे हैं और जो ले सकते हैं। ये मैंने बताया था आपको, जैसे टी.एस. ग्रेवाल के एग्जिस्टिंग बायर कौन से हैं, जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं वो खरीद रहे हैं बुक, और पोटेंशियल बायर कौन से हैं, जो 11th में हैं, 10th में हैं, पीछे के बच्चे जो अभी आएंगे 12th में, 11th में आएंगे तो वो टी.एस. ग्रेवाल की बुक लेंगे अकाउंट्स की। तो दो स्टूडेंट्स आर द पोटेंशियल बायर। तो वो सारी क्या है, टी.एस. ग्रेवाल की क्या है, वो सारे स्टूडेंट मार्केट है। अब अगर प्रोड्यूसर जो है वो चाहता है कि वो मार्केट का शेयर बढ़ाए, अपनी मार्केट का शेयर बढ़ाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपनी गुड का प्राइस लो कर देगा, सस्ता बेचने लग जाएगा। तो क्या होएगा, अपने आप ही क्या होएगा, लोग जो हैं, अभी टी.एस. ग्रेवाल तो एक्सेप्शनल है क्योंकि अगर टीचर उसी से पढ़ा रहे हैं तो लोग, बच्चों को वो ख़रीदनी पड़ती है। लेकिन और चीज़ों के लिए हो सकता है कि प्राइस, जैसे अब समझ लो ये है बोरोलिन है और एक और ऐसी कोई क्रीम हो, बोरोप्लस है, बोरोलिन बोरोप्लस लगभग सेम सी होती हैं। बोरोलिन मिल रही है मान लो कि 50 रुपये की, बोरोप्लस मिलती है 20 रुपये की, तो क्या होगा, लोग बोरोलिन छोड़ के बोरोप्लस ले सकते हैं क्योंकि सेम उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। तो देखना पड़ेगा, अगर कंपनी चाहती है अगर बोरोलिन चाहती है कि वो मार्केट का मैक्सिमम शेयर ले ले, तो वो क्या करेगी, अपनी 50 रुपये को 20 से क्या 18 पे ले आए। 20 रुपये में तो बोरोप्लस मिल रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 18 पे लाना पड़ेगा, सो दैट कि वो मार्केट का शेयर ले पाए। समझ में आया। तो ये देखना है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या वो मार्केट का शेयर बढ़ाना चाहती है, यानी कि अपने कस्टमर बढ़ाना चाहती है, तो उसको अपना प्राइस अपने कॉम्पिटिटर से भी कम पे रखना पड़ेगा। देन आता है सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। वही बात आ गई जो मैंने अभी अभी कहा कि अगर उसकी मार्केट में बहुत सारा कॉम्पिटिटर है, उसके कॉम्पिटिटर हैं,
बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, तो वो उसको अपने प्राइस को उनसे कम रखना ही पड़ेगा, वो कभी भी उनसे ज़्यादा नहीं रख सकता। एंड द लास्ट वन इज़ अटेनिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। कई बार कोई प्रोड्यूसर, हमने प्रोडक्ट फिलॉसफी पढ़ी थी ना अभी मार्केटिंग में, कि अगर कोई प्रोड्यूसर ये सोचता है कि मेरे को अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखने के लिए उसको अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, अच्छी प्रोडक्शन मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, इस सब की अच्छी कॉस्ट आती है, ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो उसको ज़्यादा गुड्स और उसका ज़्यादा प्राइस रखना पड़ेगा। तो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट कि अटेनिंग मार्केट, ये देखना पड़ेगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना तो ज़्यादा प्राइस रखना पड़ेगा, मार्केट का शेयर ज़्यादा लेना है तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर में सरवाइव करना है तो उसको अपना प्रोडक्ट का प्राइस कम रखना पड़ेगा, और अगर उसको बेस्ट क्वालिटी अपनी देनी है, प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी अपने कस्टमर को देनी है, तो भी उसको ज़्यादा प्राइस रखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी देने के लिए उसका कॉस्ट प्रोडक्शन की ज़्यादा आएगी। एंड देन आता है मार्केटिंग मेथड यूज़। अब ये क्या है कि उस प्रोड्यूसर ने प्राइस रखते समय, अपनी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते समय उसको ये देखना पड़ेगा प्रोड्यूसर को कि उसने मार्केटिंग के कौन से मेथड यूज़ करे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे कि मान लो वो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो आफ्टर सेल सर्विस के लिए उसको कोई बंदा रखना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट आएगी, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये सब भी, इन सब को भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की मार्केटिंग मेथड को यूज़ कर रहा है। अगर उसने कोई ये सारी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको कॉस्ट में जोड़ना ही पड़ेगा उसको। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए उसको अपनी गुड्स का प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। तो प्राइस डिसीजन कैसे लिया जाता है आज हमने अच्छे से पढ़ा। इसके बाद जो हमने मार्केटिंग मिक्स में 2 और टॉपिक थे जिसमें मैंने बोला था जिसके डिसीजन लेने होते हैं, दैट इज़ प्रमोशन मिक्स एंड द प्लेस मिक्स। प्रमोशन मिक्स को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसी में ही। प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू द कम्बिनेशन ऑफ द प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय द बिजनेस टू इन्फॉर्म एंड परसुएड द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट बना ली उसने, एक मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बना ली, पैकेज कर लिया, ब्रांडिंग कर ली, उसके ऊपर प्राइस डिसाइड कर लिया। अब उसको बना के अपने पास तो नहीं रखेगा ना, उसको लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया मैंने ये बनाया है, मैंने ये साबुन बनाया है, मैंने ये चॉकलेट बनाई है, मैंने ये तेल बनाया है। बना के अपने पास रख लेगा तो किसी को क्या पता चलेगा। तो उसको क्या करना पड़ता है, प्रमोशन करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है। प्रमोशन करने के कई तरीके हैं, वो क्या है, एडवर्टाइजिंग, देन पर्सनल सेलिंग, पर्सनल बताता है। आप दुकानदार, एडवर्टाइजिंग तो आप भी देख रहे हो टीवी में, अखबार में, ऑनलाइन आप लेसन सुन रहे हो तो बीच में ऐड आ जाती है, तो ये सब क्या है, एडवर्टाइजिंग। इट इज़ अ प्रमोशनल टूल। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इस एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, सेलर बाय वे ऑफ एडवर्टाइजिंग द सेलर मेक्स अवेलेबल द एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, जिसमें वो प्रोडक्ट के बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, गा के दे, डांस करके दे, बजा के दे, कुछ भी, वो किसी भी तरह से प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। दिस इज़ ऑल एडवर्टाइजिंग। टीवी पे, रेडियो पे, मैगजीन्स पे, अखबार पे, न्यूज़पेपर में, सब में आती है एड्स, आप देखते हो। तो इसका पर्पस क्या होता है, कस्टमर को बताना कि भैया हमने ये प्रोडक्ट बनाई है, इसका ये प्राइस है, इसका ये यूज़ है, ये आपको यहाँ से मिलेगी, और हम उसको सुन के हम बाज़ार से चीज़ खरीदते हैं। दिस इज़ एडवर्टाइजिंग। देन आता है पर्सनल सेलिंग। आप दुकान पे जाते हो, दुकानदार आपको कहता है ये ले जाओ, हमारा तो कई बार किराने वाला कहता है, मांगो उससे कुछ, कहता है ये भी यूज़ करके देखो, ये अच्छा है, दैट इज़ पर्सनल सेलिंग। ऐसे ही सेल प्रमोशन की बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, पब्लिसिटी है, ये सब किस में आता है, प्रमोशन। देन आता है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स में आता है कि प्रोडक्ट कैसे कस्टमर को अवेलेबल कराई जाए। हमने बता भी दिया, कस्टमर को बता दिया कि भैया हम ये चीज़ बेच रहे हैं प्रमोशन टेक्निक यूज़ करके। देन हमें उसको उस तक पहुंचाना तो पड़ेगा
किसी दुकानदार तक, किसी स्टोर तक हमें उस चीज़ को पहुंचाना पड़ेगा। कैसे पहुंचाना पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग जो डिसीजन लिया जाता है वो आता है प्लेस मिक्स में। तो ये जो है आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, इसको आप नहीं करोगे। आप मेनली दो ही चीज़ें हैं आपकी, दैट इज़ द प्रोडक्ट मिक्स एंड द प्राइस मिक्स, एंड द मार्केटिंग मिक्स आपने कर लिया है, और द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग जो मैंने सारी अगली 6-7 वीडियो में आपको कराया है। इसको ध्यान से सुन लो, सिर्फ सुनना है आपको, सुन लोगे तो भी आ जाएगा। बुक खोल के सामने रख लो, क्योंकि ब्लैक बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड है भी तो वो उल्टा दिखता है। अगर आप सामने बुक रखोगे तो जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ आता जाएगा कि मैंने क्या क्या बोला है, और आप अपने MCQ के क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकोगे। मैंने 2 सैम्पल पेपर भी भेजे आपको जिनके आंसर्स हैं, आप उनके आंसर्स से आप करते जाओ, और कोई दिक्कत है तो आप मुझे आज ही बोल सकते हो, तो किसी और पे भी मैं शुरू के लेसन्स की वीडियो नहीं बनाई है, अगर आप कहोगे तो उनकी बना के भेजूँगी। गुड बाय एंड थैंक यू।